राधे राधे। एक सब्सक्राइब बटन पर सिर्फ फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 18 केयरिंग वाइफ। आस्तिक ने यक्षित को संभालकर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक, ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी गुस्से आकर 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब आगे। वे गुस्से में अपनी आंखें तरेड़ते हुए बोले, विक्रांत खन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैतन्य राय सिंघानिया के पोते पर हमला करने की? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम अभी चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसे हमारी कमज़ोरी समझो। फिर वे यक्षित की तरफ देखते हुए आस्तिक को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। दादाजी का ऑर्डर फॉलो करते हुए वह डॉक्टर को कॉल करता है और उसके बाद यक्षित को पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले जाता है। फिर उसे बेड पर आराम से बिठा देता है। वन्या को भी यक्षित की इस तरह से देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह अभी रोने वाली है। यक्षित की हालत देखकर वन्या को बहुत रोने का मन कर रहा था। यक्षित ने इशारे से आस्तिक को नीचे जाने के लिए कहा। वह नीचे चला गया। उसने जाने के बाद वन्या उसके बगल में बैठ गई। यक्षित भी अपनी भावहीन आंखों से वन्या को देखने लगा। फिर अपना शर्ट उतारने की कोशिश की, पर इस कोशिश में उसकी बॉडी पर जोर पड़ने लगा, जिससे उसे एक तेज़ दर्द होने लगा। यह देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं हेल्प करती हूँ। यह कहते हुए वह यक्षित की तरफ झुककर उसे खून से रंगे शर्ट को उतारने में हेल्प करने लगी। यक्षित का पूरा ध्यान वन्या के चेहरे पर था। तभी उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद गिरकर यक्षित के हाथों पर चली गई। वन्या ने झट से अपने आंसू पोंछे और यक्षित की शर्ट उतारकर बाथरूम में जाकर एक तौलिए का गर्म पानी से भिगो ले आती है। वह आहिस्ते आहिस्ते उसकी बॉडी को बिखरे खून के धब्बों को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और यक्षित का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उन्होंने उसकी चोट को साफ करके उस पर मलहम पट्टी कर दी, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और वन्या के कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। उन्होंने वन्या को खास ध्यान रखने के लिए कहा कि यक्षित की बॉडी में अभी जोर नहीं बिल्कुल पड़ना चाहिए, वरना उसके चोटों को भरने में वक्त लग सकता है। वन्या डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाती बोली, डोंट वरी डॉक्टर, मैं आपकी कई बातों का ध्यान रखूंगी। डॉक्टर यक्षित के ट्रीटमेंट करके चले गए। यक्षित इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए था। वन्या भी उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में युवान और वेद आ गए। वेद कब से अपने डैड को मिलना चाह रहा था, पर उसने ट्रीटमेंट की वजह से युवान ने उसे रोक रखा था। अपने डैड की हालत देखकर नन्हे वेद की आंखों में बार बार आंसू आ गए थे। उसका रोना सुनकर यक्षित ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वह अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए वन्या ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। वह वेद के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? बेबी आप टेंशन मत लो, आपके डैडी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आपके डैडी आपके सुपर हीरो जो हैं। फिर वेद अपने डैड के साथ खेलेगा, गुमी गुमी भी करेगा, है ना मेरा बच्चा? वेद ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला देता है। वह यक्षित की तरफ झुककर उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए उन पर किस कर लेता है। यक्षित अपने बेटे बेबी के इस एक्ट से स्माइल किया और बगैर रह नहीं पाता। वह समझ रहा था कि वेद उसे यह किस जल्दी ठीक होने के लिए दिया है। वह भी अपने वेद के माथे को चूम लेता है। युवान भी अपने भाई के बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अभी सिर्फ जल्दी ठीक होने का बोलकर वेद को लेकर उसने कमरे से चला जाता है। वह वेद को उसके कमरे में सुला देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वन्या यक्षित को लेटने के उसकी हेल्प करती है। इस वक्त वह यक्षित के बेहद पास होती है। वन्या का उसके करीब होना यक्षित को एक सुकून देता था। आज भी उसे वन्या को अपनी केयर करता देख बहुत राहत मिल रही थी। वह थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए कुछ लेटा रहा, कुछ वह नींद में आगोश में चला गया और उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद वो सो गया। वह वन्या से उसे बिल्कुल हलचल करते हुए नहीं पाया तो वो समझ गई कि यक्षित सो चुका है। वह उसके सोते हुए चेहरे के करीब आई, जो इस वक्त बेहद क्यूट लग रहा था। वह उसके बिखरे बाल को ठीक करते हुए उसके माथे को चूम कर बोली, जल्दी ठीक हो जाइए। उसके चेहरे को निखारते हुए थोड़ी देर तक यूं ही देखती रही।
फिर उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके वेद के रूप में चली गई। दूसरी तरफ इधर वन्या के डैड मिस्टर जितेश को वन्या के घर से भागने के बारे में पता चल चुका था। मंदिरा ने इस बार भी उन्हें वन्या के बारे में उल्टा उल्टा बोला और उसके डैड के नज़रों में गिरा दिया। उसने कहा कि वन्या अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वह हम सबका मुंह काला करके भाग गई और एज़ यूजुअल उन्होंने मंदिरा की बातों का यकीन कर लिया। वह वन्या को कोसते हुए अपनी जलती हुई आंखों से बोले, वो लड़की इतनी गिर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अगर आज गौरी जिंदा होती तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती अपनी लाडली बेटी पर। यह दिन दिखाने से अच्छा तो वो मर ही जाती। जीविका कब से अपने मॉम डैड की बातें झेल रही थी, पर अब जितेश जी ने अपनी हद पार कर दी। तब अब वो जीविका को अपनी दी के लिए आगे आना ही था। वह अपनी तेज़ आवाज़ के साथ जितेश जी की तरफ देखते हुए बोली, बस डैड बस, अब बहुत हो गया। वन्या दी पर यह बेहुदा इल्ज़ाम लगाने से पहले आपने एक पल को अपनी उस मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा, ना कि उसके पीठ पीछे वो क्या कुछ नहीं सहती। मंदिरा जीविका के आंखें तरेड़ते हुए बोली, जीविका बस, अपनी जबान पर लगाम रख दो। जीविका भी अपनी आंखों में अंगारे उगलते हुए मंदिरा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मॉम, आज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि आज मैं रुक गई तो मेरा वन्या दी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उस वन्या दी के साथ जिसके माँ तो पहले ही नहीं थी इस दुनिया में और जा चुकी थी, और उसके डैड को भी आप जैसी औरत ने हमेशा के लिए छीन लिया। मंदिरा जीविका पर हाथ उठाने वाली थी, पर जीविका ने फुर्ती से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए बोली, नहीं मॉम, आप पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं है आप मुझ पर हाथ उठाएं, इसलिए अपने हाथों को लगाम दीजिए। जितेश जी भी जीविका पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोले, जीविका ये सब क्या है? जीविका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, आवाज़ नीचे डैड। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, उसे सुनकर शायद आप गिल्ट से मर जाएंगे। आइए, आई एम सॉरी कि मैं आपसे इस तरह बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी सच दिखाने की बहुत कोशिश की, पर आपको तो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ था। पर आज मैं आपको किसी की हालत में यकीन दिला कर रहूँगी। मंदिरा की तरफ अपनी लाल हो चुकी आंखों के साथ, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जीविका अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, कुछ भी कहने से पहले एक बात अपने कहना चाहूँगी कि आपने अपनी बेटी मेरी वन्या दी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है डैड, जिसके लिए वो शायद ही आपको माफ़ करें। कितनी आसानी से आपने मिसेस मंदिरा अग्रवाल की बात मान ली ना। ये भी नहीं सोचा कि एक बार मुझे अपनी बेटी की बात भी सुननी चाहिए, पर नहीं, उस वक्त तो आपकी आंखों में मॉम के प्यार का भूत चढ़ा था ना। अपनी बेटी का दर्द तो आपको कैसे नज़र आता डैड, आपको नहीं पता, लेकिन मॉम उनके पीछे वन्या दी को आपके पीछे वन्या दी को बहुत टॉर्चर करती थी, उन्हें घर का सारा काम करवाती थी। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि उसकी चोट देखकर भी आपको कभी ये पूछने का भी मन नहीं हुआ कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सच कहूँ तो मुझे शर्म आती आपको डैड कहते हुए। आपको यही लगता था ना कि वन्या दी के मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं ना। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मॉम ने तो वन्या दी की लाइफ को हेल बना दिया था, पर इसमें आपकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। पता नहीं डैड, वन्या दी तो आपको माफ़ करें या ना करें, पर मैं तो आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, पर यू डोंट वरी। जब मैंने कहा कि मैं आज किसी भी कीमत पे आपको यकीन दिलाकर रहूँगी, तो मैं ये करके दिखाऊंगी। वह जितेश जी को एक वीडियो फुटेज दिखाने लगी जिसमें मंदिरा उसे बुरी तरह से पीट रही थी। वन्या उसे रिक्वेस्ट कर कह रही थी कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, पर बेरहम मंदिरा ने कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसे देखने का बाद जितेश जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और वह मंदिरा को अपनी जलती आंखों के साथ देखने लगे। वह मंदिरा के पास गए, वह जितेश जी को तरफ देखते हुए बोली, जितेश, मैं तुम्हें पूरी बात मैं मंदिरा ने इतना कहा ही था कि एक जोर का थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। वह करारा थप्पड़ जितेश जी ने मंदिरा के गाल में जड़ा था।
जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था। वो जीविका की तरफ देखते हुए बोले, वन्या इस वक्त कहाँ है? जीविका दी आपके और मॉम के टॉर्चर से तंग आकर घर छोड़कर एक नए शहर में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने गई हैं। वे दोबारा कभी आप दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती। जितेश जी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के साथ अपनी चालबाजी पत्नी के झांसे में आकर क्या किया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वन्या घर छोड़कर जा चुकी थी और अब वह अभी अपने डैड की शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी। जीविका जितेश जी की हालत देखकर अपने आंखों से आंसू लेकर उसने बोला, डैड आपने दी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने एक बार भी दी को समझने की कोशिश की होती तो वो आज हमारे साथ होती। जितेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये भी पता है कि मैंने ये रियलाइज़ करने में बहुत देर कर दी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जीविका जितेश जी के तरफ अपनी नम आंखों के साथ बोली, डैड मैं पिछले एक हफ्ते से जीविका दी का फ़ोन ट्राई कर रही थी। मैं एक हफ्ते से दी का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आई होप वो ठीक हो, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने इस बात का सिंगल तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि वन्या दी कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर रखती। जीविका की बात सुनकर जितेश जी एक बार फिर अपनी गलती पर पछताने लगे, क्योंकि ये सब उनकी लापरवाही का ही तो नतीजा था। दूसरी तरफ वन्या जब वेद के रूम में आई तो उसने देखा कि वेद अपने फेवरेट टेडी को एक सुपर हीरो वाला टेडी था जो यक्षित ने उसे गिफ्ट दिया था, उसे पकड़ के वह मायूस बैठा था। जब वन्या उसके पास बेड पर आई तो वेद ने उसके करीब आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया और अपना मुंह वन्या के सीने में छिपा लिया। वन्या अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वेद को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे मायूस चेहरे को देखा। वेद उसकी तरफ देखते हुए अपनी मायूस आवाज़ में बोला, मम्मा डैडी कब ठीक होंगे? वन्या वेद के माथे को चूमकर बोली, बहुत जल्द मेरे बच्चे, पर वेद को भी सोना पड़ेगा। अगर वे ऐसे सैड रहेगा तो डैडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम चाहते हो ना बेटा कि डैडी जल्दी ठीक हो? वेद ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उसे पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। यक्षित रूम में अकेला था और वह गहरी नींद में भी था। तभी उसने कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे यक्षित भी की तरफ बढ़ने लगी। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। सो थैंक्स